हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु डिस्क्राइब्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, कि किसने डिस्क्राइब्ड किया था ज्यूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। वो डिस्क्राइब किया था जूलियस स्टोन ने। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए हु डिस्क्राइब्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, दैट इज जूलियस स्टोन। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, कि जो फिक्शन थ्योरी है वो किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, दैट इज लीगल पर्सनालिटी। तो आपको ध्यान रखना है, फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू लीगल पर्सनालिटी। फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू लीगल पर्सनालिटी। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन, कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब इनैक्ट किया गया था, वो इनैक्ट किया गया था दैट इज 1986 में। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, दैट इज 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील अगेंस्ट द अवॉर्ड ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कैन बी मेड अंडर सेक्शन 173। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। अपील अगेंस्ट अवॉर्ड ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स अंडर मोटर व्हीकल एक्ट की बात हो रही है 1988 कैन बी मेड अंडर सेक्शन 173। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है the judgment in motor vehicle act in 1994, the compensation in the case of death of the person is, जो compensation कितनी होगी, the amendment in motor vehicle act in the 1994 के अंदर जो amendment हुई थी motor vehicle के act के अंदर, तो उसमें compensation कितनी होगी, the case of death of the person, जब person की death हो जाए जब कितनी होगी compensation, that is 50,000। तो आपको ध्यान रखना है कि जो compensation होगी इस केस में वो होगी 50,000। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है अंडर द वाइकेरियस लाइबिलिटी द लाइबिलिटी इज, कि जो वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर जो लाइबिलिटी होगी वो लाइबिलिटी कैसी होगी, तो वो लाइबिलिटी होगी आपकी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या है, जॉइंट एंड सेवरल। तो जब भी हम आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है अंडर द वाइकेरियस लाइबिलिटी द लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। तो बोथ, ठीक है, बोथ ए एंड बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टोर्ट्स इन केस ऑफ डिफमेशन, in torts in case of defamation intention to defame is not necessary, intention to defame is not नेसेसरी। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं होता है, इंटेंशन टू डिफेम इज नॉट नेसेसरी। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वाज द एडवोकेट एक्ट इंट्रोड्यूस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है व्हेन वाज द एडवोकेट एक्ट इंट्रोड्यूस, दैट इज इन 1961। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है The Bar Council of India consists of the following as ex officio members, that is both A and B, Attorney General of India and Solicitor General of India। तो आपको ध्यान रखना है Bar Council of India consists of the following ex officio member, that is Attorney General of India and Solicitor General of India। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया बार कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर अवॉर्ड चैम्बर इन द ईयर। तो कौन सा ईयर है, द इंडिया बार कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम द चेयरमैनशिप ऑफ द सर अवॉर्ड चैम्बर इन द ईयर, दैट इज 1923। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, दैट इज 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी अंडर द एडवोकेट एक्ट इज प्रोवाइडेड अंडर
दैट इज सेक्शन 42। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। जो इंडियन काउंसिल है आर्बिट्रेशन का वो कब एस्टेब्लिश किया गया था? वो एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में, द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्स आर्बिट्री मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सिटिंग इन इंडिया कैन बी अप्लाइड बाय द सिंगापुर। तो आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है आर्बिट्रायल ट्रिब्यूनल सिटिंग इन इंडिया कैन अप्लाई द बाय द सिंगापुर। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 15th। इन इंडिया द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिएशन एक्ट वॉज इनैक्टेड। इनकी इंडिया के अंदर जो आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिएशन एक्ट है वो कब इनैक्ट किया गया था? वो इनैक्ट किया गया था आपका 1996 में। आपको डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। आपने भी देखा है जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उनमें डेट्स बहुत पूछी जा रही हैं। कभी फोर्स में कब आया, इनैक्ट कब हुआ, ये सब चीज़ें पूछी जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है द इंडियन इन इंडिया द आर्बिट्रेशन कंसोलिएशन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1996। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेक्शन 10 सब सेक्शन आई ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिएशन एक्ट टॉक्स अबाउट। की जो सेक्शन 10 है सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ आई आर्बिट्रेशन कंसोलिएशन एक्ट टॉक्स अबाउट किसके बारे में बात करता है? वो नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेशंस। तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 10 सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कंसोलिएशन एक्ट टॉक्स अबाउट नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेशन। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सुन्नी मुस्लिम मैरिज विद किताबिया गर्ल्स द मैरिज इज। जो सुन्नी मुस्लिम है शादी कर लेते हैं विद किताबिया गर्ल्स, द मैरिज जो है वो क्या होगी? वैलिड होगी, वॉइड होगी, रेगुलर होगी या नन ऑफ दीज होगी? तो वो मैरिज होगी वैलिड। क्या होगी वो मैरिज? दैट इज वैलिड। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 इज बेस्ड ऑन विच स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1939 का इज बेस्ड ऑन विच स्कूल। तो किस स्कूल पर बेस करता है? वो बेस्ड है दैट इज मालिकी स्कूल। तो आपको ध्यान रखना है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 is based on school of Muslim law that is मालिकी स्कूल। तो आपको ध्यान रखना, आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th। अंडर द हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 अ फीमेल हिंदू हैज़ कैपेसिटी टू टेक सन और डॉटर इन अडॉप्टेशन इफ शी इज नॉट मैरिड। इफ शी इज़ नॉट मैरिड। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक। ऐसा क्वेश्चन भी पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं उनमें पूछा गया है। अंडर हिंदू अडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 द फीमेल हिंदू हैज़ कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन इफ शी इज़ नॉट मैरिड। इफ शी इज़ नॉट मैरिड। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड बोर्न ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज। कि जो चाइल्ड है बोर्न ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज। की वो हिंदू लॉ के अंदर क्या होगा? दैट इज लेजिटिमेट। क्या होगा? लेजिटिमेट। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, वो है लेजिटिमेट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फादर ऑफ विच ऑफ द लीडर हैज़ बीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो फादर हैं ऑफ द लीडर हैज़ बीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज मिसेस मायरा कुमार। तो आपको ध्यान रखना मिसेस मायरा कुमार। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। हु वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। की कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइज़र? दैट इज़ डॉक्टर BN राव। ये क्वेश्चन पेपर में मैंने डिस्कस किया था। वो जो हमने एक क्विज की थी ना, सैम्पल पेपर डिस्कस किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वो वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया दैट इज BN राव। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी।
नेक्स्ट है हमारा द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, कि जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का वो किस पे बेस्ड है, दैट इज इंटरनेशनल टेरिटरीज एंड कन्वेंशन पर। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड किया करो, जब भी आपको पता लगेगा कि जो क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया है, फिर बाद में आप ऑप्शंस को देखा करो कि ऑप्शंस में क्या मिला हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल टेरिटरीज एंड कन्वेंशन। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 24 क्वेश्चन में पूछा गया प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज आ, कि प्रोटेक्शन जो है इन्वायरमेंट की वो क्या कहलाएगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। पहले जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो कौन कौन सी ड्यूटीज़ बनती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द, जो आइटम है एजुकेशन वो किससे बिलोंग करता है, कॉन्करेंट लिस्ट से। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है while interrupting the phrase equality before the law contained in Article 14 of the Constitution, the Supreme Court constantly maintained the equality means among equals the law should be equals. Among equals the law should be equal and should be equal and should be equally administered. तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। इक्वल, among equals the law should be इक्वल एंड शुड बी इक्वल एडमिनिस्ट्रेड। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which one of the following fundamental rights was described by Dr. B.R. Ambedkar, the heart and soul of constitution। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी बनता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। Which one of the following fundamental rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as a heart and soul of the constitution, that is right to constitutional remedies, right to constitutional remedies। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है what is the period of appointment of comptroller and auditor general of India, that is 6 years or 65 years of age whichever is earlier। कितनी होगी, 6 years or 65 years of age whichever is earlier। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 विच आर द फॉलोइंग रिट्स इज बल्क वॉर ऑफ पर्सनल फ्रीडम। इनमें से कौन सा जो रिट है इज अ बल्क वॉर ऑफ पर्सनल फ्रीडम, दैट इज हैबियस कॉर्पस। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, कौन सी है, दैट इज हैबियस कॉर्पस। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड predominance ऑफ लीगल स्पिरिट आर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रीन। तो आपको डॉक्ट्रीन बतानी है कौन सी, सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रेडोमेंस ऑफ लीगल स्पिरिट आर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ रूल ऑफ लॉ। कौन सी है, डॉक्ट्रीन रूल ऑफ लॉ। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस। सुपरमेसी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रेडोमेंस ऑफ लीगल स्पिरिट आर द बेसिक डॉक्ट्रीन ऑफ रूल ऑफ लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान से पढ़ना है रूल ऑफ लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, रूल ऑफ लॉ इज antithesis of arbitrations in all civilized societies. It has come to regarded as a mark of free society. 6 maintain the balance between the opposite nature of the individual's liberty, public order that was opined by whom, famous habeas corpus case। तो हैबियस कॉर्पस का फेमस केस दैट इज जस्टिस HR खन्ना। आपको ध्यान रखना कौन सा है, जस्टिस HR खन्ना। कौन सा है, HR खन्ना। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, जस्टिस HR खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
मैक्सिम डेलिकेट्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर मीन्स, तो इस मैक्सिम का मतलब क्या है, डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डिक्लेयर्स, दैट मीन्स डेलीगेट दैट अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, जो डेलीगेट है वो कैन नॉट फर्दर डेलीगेट नहीं हो सकती है। तो इस मैक्सिम का मतलब यही, मैक्सिम डेलीगेट्स नॉट पोटेस्ट डेलीगेट मीन्स, तो कितना सिंपल मीनिंग है, डेलीगेट्स कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज predominantly based on UN General Assembly resolution with due negotiation in the none of the above। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन विद ड्यू नेगोशिएशन इन द नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शंस जो है इसमें ठीक नहीं है इसके लिए, तो आपको डी ऑप्शन पे टिक करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज इररेलीवेंट फैक्ट, इररेलीवेंट है यहाँ पर, इररेलीवेंट फैक्ट अंडर द एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट के अंडर इररेलीवेंट फैक्ट कौन सा है, दैट इज फैक्ट विच मेक्स अदर रेलिवेंट फैक्ट एज हाईली प्रोबेबल। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, फैक्ट्स विच मेक्स अदर रेलिवेंट फैक्ट्स एज हाईली प्रोबेबल। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। इसकी जो टेस्ट है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, दैट इज कैपेबल of understanding the nature of questions and giving rational answer। capable of understanding, test of competency of witness का मतलब है capable of understanding the nature of the question and giving rational answer। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ इज एक्सेप्शन टू रूल ऑफ hearsay evidence, कि इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है टू रूल ऑफ hearsay evidence, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है आपको पता होगा, जब भी कोई इंसान मरने वाला होता है, ये होता है कि ये मरने वाला होता है, उसकी मतलब हिंदी में हम बयान बोलते हैं, बयान लिए जाते हैं, उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। दैट इज रूल ऑफ हियरसे एविडेंस, दैट इज बेस्ड ऑन डाइंग डिक्लेरेशन, ये एक्सेप्शन होती है, ठीक है। तो आपको ई ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है communication between husband and wife, communication between husband and wife is treated as privileged if communication is treated as privileged if communication was made during marriage, की जो communication है वो शादी के टाइम बनी है, even without promise of confidently, बिना promise of के कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इवन विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट ड्यूरिंग, लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं विदाउट कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, कब, क्रॉस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एविडेंस, आप क्या ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, आप क्या समझते हो एविडेंस से, समझते हैं फैक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, जो फैक्ट्स है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है कि जो वर्ड है एविडेंस उसका मतलब होता है फैक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज फैक्ट इन इशू, कि फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है, नेसेसरी फैक्ट्स टू अराइव और डिटरमाइन राइट्स, लायबिलिटी और इम्यूनिटी। तो आपको ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, व्हाट इज फैक्ट इन इशू, नेसेसरी फैक्ट्स टू अराइव और डिटरमाइन राइट्स, लायबिलिटी और इम्यूनिटी। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेलिवेंट फैक्ट इज। अब रेलिवेंट फैक्ट, पहले क्वेश्चन में फैक्ट इन इशू का मतलब पूछा है नेसेसरी फैक्ट्स टू अराइव, डिटरमाइन राइट्स एंड लायबिलिटी एंड और इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलिवेंट फैक्ट इज, कि रेलिवेंट फैक्ट का मतलब क्या होता है, रेलिवेंट फैक्ट का मतलब होता है फैक्ट्स लीगली रेलिवेंट टू एनी फैक्ट इन इशू, जो फैक्ट्स होते हैं वो लीगली रेलिवेंट होते हैं किसी भी फैक्ट में इन इशू, फैक्ट इन इशू। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट है द टर्म लॉकआउट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइंड इन, जो टर्म है लॉकआउट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट। तो आपको ध्यान रखना है द टर्म है लॉकआउट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो टर्म है हमारी लॉकआउट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो द टर्म ले ऑफ हैज़ बिन डिफाइंड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो टर्म है ले ऑफ, वहाँ पर ले आउट थी, लॉक आउट थी, यहाँ पर क्या है ले ऑफ है। ले ऑफ हैज़ बिन डिफाइंड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट दैट इज सेक्शन 2 तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 2 सब क्लोज के, तो आपको ध्यान रखना है ले ऑफ हैज़ बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन इंडस्ट्रियल एक्ट 2 सेक्शन, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट है द ट्रेड यूनियन एक्ट वॉज इनैक्टेड, कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो कब इनैक्ट किया गया था 1926 में। जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो इनैक्ट किया गया था आपका 1926 में, आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है द टर्म मिनिमम वेजेस हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन, जो टर्म मिनिमम वेजेस है वो किस में डिस्क्राइब किया गया, डिस्क्राइब किया गया मिनिमम वेजेस एक्ट में। कितना इजी क्वेश्चन है। जो टर्म है मिनिमम वेजेस की हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन मिनिमम वेजेस एक्ट, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट वाज इनैक्टेड इन, अब इनैक्टेड पूछा गया है, वो डिफाइन पूछा गया था, तो उसमें था मिनिमम वेजेस एक्ट। अब इसमें पूछा गया मिनिमम वेजेस एक्ट कब इनैक्ट हुआ, तो वो हुआ है 1948 में। मिनिमम वेजेस एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1948, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड फॉर, की जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर वर्कर्स, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेड यूनियन और जरिस्टिक पर्सनस, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ सारे ही क्वेश्चन आंसर जो है, ठीक है। ट्रेड यूनियन प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेड यूनियन, registration of trade union for workers, recognition of registration of trade union और district person, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉरेन कोर्ट्स अंडर 2 सेक्शन 2 सब क्लोज 5 ऑफ सीपीसी मीन्स, जो फॉरेन कोर्ट्स है हमारी सेक्शन 2 सब क्लोज 5 ऑफ सीपीसी के अंदर, उसका मतलब क्या है, कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कोर्ट है वो सिचुएटेड है आउटसाइड द इंडिया एंड द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 2 सब क्लोज 5 ऑफ सीपीसी का मतलब यही है। द कोर्ट्स जो है वो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपकी बुक से ही पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है जजमेंट अंडर सेक्शन 2 सब क्लोज 9 मीन, की जो जजमेंट है सेक्शन 2 सब क्लोज 9 के अंदर, उसका मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ ग्रांट्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री, तो आपको ध्यान रखना है। जो जजमेंट है हमारी सीपीसी की बात हो रही है यहाँ पर, उसके अंदर जो सेक्शन है 2 सब क्लोज 9, उसका मतलब होता है जजमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री, एन ऑर्डर और डिक्री, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ हमने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।